Back to my channel. So in this video I am going to teach you about the Newton's second law of motion. In our previous video already we have discussed about the Newton's first law. In Newton's first law will give us the definition of the force. So in this video we are going to study about the Newton's second law of motion. तो हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली हम लिखते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए. F इज इक्वल्स टू एम ए. इस केस में हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर है एक पुले होता है. कंसिडर दिस इज वन पुले. फॉर दिस पुले हियर वन मास इज अटैच्ड एंड हियर वन मास इज अटैच्ड. Then we have to calculate the acceleration present in this string and tension present in this string. In this string and in this string, in both the cases tension is present, so we can calculate the tension by using the Newton's second law of motion, and you can also calculate the acceleration produced when these masses are in motion. अगर ये पुले है तो किसका मास ज़्यादा होगा, वो मूव करते रहेगा. इसके पास है मास m1 और इसका मास है m2. तो अगर ये मास चेंज होगा, वेरिएबल होगा, तो ये पुले जो है वो मूव करेगा, मतलब ये स्ट्रिंग जो है वो आगे पीछे होगा. जब ये मूव करेगा, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा और कितना एक्सेलरेशन होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आप एक स्लोप लीजिए, एक स्लोप है और इस स्लोप पर यहाँ पर अगर हम पुले लेंगे और इस पुले को हम यहाँ पर एक मास अटैच करेंगे और यहाँ पर भी एक मास अटैच करेंगे, तो इस केस में भी हम एक्सेलरेशन और टेंशन प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन्स सेकेंड लॉ. और कुछ केसेस होंगे, समझिए एक ब्लॉक है and this is the another block which is having some mass m1 and it is having mass m2. अगर इस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन कितना होगा, वो सारी चीज़ें हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. और एक केस है एलिवेटर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस इज़ अवर एलिवेटर. इस एलिवेटर में अगर ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है या फिर ये नीचे जा रहा है, तो उस केस में भी हम टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. एलिवेटर मतलब जो लिफ्ट होता है, अगर लिफ्ट ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है तो उस केस में टेंशन कितना होगा और फोर्स कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ. तो हमारा बेसिक जो फॉर्मूला होता है, हम जो पढ़ते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए. दिस इज़ नॉट एक्चुअली द न्यूटन सेकेंड लॉ, बट दिस इज़ अवर बेसिक फॉर्मूला that we are using. So when this formula is valid and when this formula is not valid, that we are going to study in this video. So let's start. This is our simple and basic definition, famous definition of the Newton's second law, that is F is equals to ma. This is Newton's second law, but actually this is not second law because this formula is not applicable in all the cases. So for that, our Newton's second law, the main definition what it tells means the rate of change of momentum is equals to the force applied. मतलब force को हम लिखते हैं rate of change of मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लिखते हैं डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. मतलब ये मोमेंटम टाइम की वजह से कितना चेंज होता है उसको हम फोर्स को इक्वल समझते हैं. मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड. सो ये होता है एक्चुअल न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो इस फॉर्मूला, इस इक्वेशन से हमें इक्वेशन कैसे मिला वो हम स्टडी करेंगे. उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम स्टडी करेंगे. अगर आप समझिए, अगर आप लीजिए ये एक बॉडी है और उसका मास है m, और इस मास, अगर ये बॉडी अगर कुछ मोशन में है, समझिए इसका वेलोसिटी है u, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, और इसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं F, तो उसके बाद क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा. अगर पहले से अगर ये मोशन में है और इसकी वेलोसिटी है u, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी या फिर डिक्रीज़ भी हो सकती है. तो उस केस में अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद अगर इतना डायरेक्शन ये चेंज करता है और इसका वेलोसिटी होता है v, तब हम क्या करते हैं, इसका मोमेंटम लिखते हैं. मोमेंटम
इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू यू, और फाइनल मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट, इस बॉडी के पास अगर फाइनल मोमेंटम कितना है वो हम लिखते हैं m इंटू वी। मोमेंटम एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आंसर है, मोमेंटम का फॉर्मूला है p इज इक्वल्स टू m इंटू वी। m इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर हम ये दोनों को अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसे हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, p इज इक्वल्स टू m इंटू यू, बिकॉज इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v आफ्टर सम टाइम t। अगर टाइम चेंज होने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया है, m इंटू वी। तो इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं f इज इक्वल्स टू डेल्टा p को हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम t। तो फोर्स को हम लिखते हैं, फाइनल मोमेंटम कितना है हमारे पास, m इंटू वी। तो m इंटू वी माइनस m इंटू यू, इनिशियल मोमेंटम कितना है m u डिवाइडेड बाय टाइम t। तो फोर्स को हम लिखते हैं m कांस्टेंट, m जो है दोनों के प्लेसेस में सेम है तो हम m को आउटसाइड लिखेंगे, m मल्टीप्लाइड v माइनस u डिवाइडेड बाय t। तो f इज इक्वल्स टू m, v माइनस u इज व्हाट, change in velocity. So change in velocity with respect to time is nothing but it is the acceleration. तो इस प्लेस में हम लिखेंगे a, तो f is equals to ma। तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये केस कब वैलिड होगा और कब वैलिड नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन दिस मास रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन मास इज कांस्टेंट। अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तब हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप समझिए एक बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट और ये बॉडी अगर ये मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, अगर ये मूव कर रहा है और इसका मास जो है वो चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मास जो है कांस्टेंट होगा, तो इस केस में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे f इज इक्वल्स टू ma। अगर यही ऑब्जेक्ट अगर मोशन में अगर ये बॉडी चल रहा है और ये चलते समय इसका मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा, मतलब मास जो है वो वेरिएबल हो गया, मास अगर चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में हम f इज इक्वल्स टू ma यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड कब तक है, जब तक मास कांस्टेंट रहेगा तब तक ही हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। अगर मास चेंज हो रहा है तो हम इस इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ करेंगे। तो मास कब चेंज होगा, तो हमारे पास आंसर है, तो अब आप देखिए एक रॉकेट है and this rocket when it is moving upward, when it is moving in the upward direction, then what happens means this is our exhaust gas. When this rocket is moving in the upward direction, then what happens means its fuel will becomes डिक्रीज, मतलब इसका फ्यूल जो है वो ख़त्म होते जाएगा जब ये आगे बढ़ता जाएगा। जब ये आगे मूव करेगा तो उसका एनर्जी जो है वो कम होगा, मतलब उसका फ्यूल जो है वो कम होगा। फ्यूल कम होगा तो इस रॉकेट का मास जो है वो कम होगा, मास विल बी डिक्रीजेस। सो व्हेन मास डिक्रीजेस, इन दिस केस इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ दिस रॉकेट देन वी कांट यूज़ f इज इक्वल्स टू ma। ये फॉर्मूला जो है हम यूज़ नहीं कर सकते इस केस में, क्योंकि इस केस में मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब मास जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मास वेरिएबल है। तो इस केस में हम ये फॉर्मूला को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इस केस में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे f इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूला से हम इसका फोर्स जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में हम फोर्स को कैलकुलेट नहीं करें। ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह वैलिड होता है, तो हम इसके कहते हैं न्यूटन्स सेकेंड, एक्चुअल न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये इक्वेशन होता है। और इसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम स्टडी करेंगे, इसे हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। तो अब हम लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। इसे हम लिख सकते हैं dP बाय dt। इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म मीन्स स्मॉल चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। थोड़ा अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है, थोड़ा अगर टाइम चेंज हो रहा है, तो हम इसे लिखते हैं डिफरेंशियल, दैट इज dP बाय dt। सो F इज इक्वल्स टू d एंड P का वैल्यू, P मतलब लीनियर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज P इज इक्वल्स टू mv। तो P के जगह हम लिख सकते हैं m इंटू वी, तो mv डिवाइडेड बाय dt। और इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, हम सिर्फ वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन को जो है हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो F इज इक्वल्स टू m जो है अभी हम कांस्टेंट लेंगे और सिर्फ हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज dv बाई dt, प्लस सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे और मास को हम डिफरेंशिएट करेंगे, v इंटू dm बाई dt। और ये जो फॉर्मूला है ये है एग्जैक्ट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल दी केसेस वेदर मास इज चेंजिंग और वेलोसिटी इज चेंजिंग। वी कैन if mass is also changing, velocity is also changing, in that situation we can use this formula, and this formula is called as the exact Newton's second law of motion. This formula is valid only when mass is constant, and this formula is valid in all the cases. इस फॉर्मूला से हम इस फॉर्मूला को भी हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए, F इज इक्वल्स टू, अगर मास कांस्टेंट रहेगा, अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज इन मास वैल्यू dm वैल्यू क्या लेते हैं हम, ज़ीरो। अगर इस वैल्यू को हम ज़ीरो लेंगे तो ये पूरा टर्म क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। तो उस वजह से हम लिखते हैं m इंटू dv बाई dt प्लस ये पूरा वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि चेंज इन मास चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ मास को हम लेते हैं ज़ीरो। इसको हम ज़ीरो लेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो अब हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू m, change in velocity, dv is what, change in velocity, dt is the change in time. Change in velocity with respect to time can also be written as acceleration. तो हम लिख सकते हैं F is equals to ma। तो इस इक्वेशन से हम ये भी लिख सकते हैं, पर ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ पर वैलिड होता है, ये वैलिड होता है जब मास कांस्टेंट रहेगा। अगर मास वेरिएबल है तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला हमें याद रखना है। बेसिकली 95% केसेस में हम यही फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, क्योंकि हर जगह हमारे नेचर में हर जगह जो है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उस केस में मास चेंज नहीं होता। 95% केसेस में मास चेंज नहीं होता और सिर्फ 5% केसेस में मास चेंज होता है। तो उस में हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर मास कांस्टेंट रहेगा तो हम यूज करेंगे F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो और एक बात हमें याद रखना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात हम इजीली नोटिस नहीं कर सकते। ये बात हम जब नोटिस कर सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से जा रहा है, तो उस समय उसका मास जो है वो हमें पता चलता है। अब देखिए, ये अगर ऑब्जेक्ट है, अगर समझिए ये कार है, अगर ये मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये मोशन में है, तो इसका मास जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। पर ये हमें हम इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है। अगर यही ऑब्जेक्ट अगर लाइट की स्पीड से जा रहा है तो उस समय इसका मास जो है हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा चीज़ है जो लाइट की स्पीड से चलता है। लाइट का स्पीड कितना होता है, लाइट का स्पीड होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतने स्पीड से चलता है। तो अगर इसके नियर बाय, मतलब लाइट जितनी स्पीड से चलता है उसका नियरर जो भी ऑब्जेक्ट चलेगा, मतलब उसी स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उस चीज़ में हम उसका मास जो है हम डिफरेंशिएट करते हैं।
तो ये चीज़ हमें समझाए हैं आइंस्टीन ने बाय द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से उन्होंने हमें समझाया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चल रहा है तो उसका मास जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। हर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका मास इंक्रीज होता है, पर वो हमें पता नहीं चलता। ये बात हमें जब हम उस टाइम हम डिफ्रेंशिएट करते हैं जब वो ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के बराबर या फिर उसके नियरर चलता है, तो उस समय उसका मास जो है हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये बात हमें आइंस्टीन ने बताई है और ये हर जगह वैलिड भी है। और उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये है कुछ न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में, और हम अब सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। तो अब देखिए, ये एक सरफेस है। तो इस सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक को प्लेस कर दिया है और इस ब्लॉक का मास है m। तो इस ब्लॉक के पास क्या है, मास m। और ये ब्लॉक जो है अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रहा है कितने फोर्स से, तो हमारा आंसर है mg फोर्स से अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज़ नथिंग बट वेट। तो mg अमाउंट ऑफ फोर्स अर्थ इसे खींच रहा है, इस ब्लॉक को खींच रहा है। तो और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रहा है, और वो नॉर्मल रिएक्शन है n। हम n से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लगता है। तो ये हो गया दो फोर्सेस, और हम इस ब्लॉक को हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स F। इस ब्लॉक को हम लगा रहे हैं फोर्स F। फोर्स लगाने पर ये ब्लॉक क्या करता है, ये आगे चले जाता है, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास कितने फोर्स लग रहे हैं, फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स एंड थर्ड फोर्स। तो हमारे पास 3 तरह के फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। तो हमारा एक्सेलरेशन मतलब टोटल फोर्स कितना होता है, तो उसे हम कहते हैं नेट फोर्स। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप समझिए, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं। पहला फोर्स है mg, अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है विथ mg अमाउंट ऑफ फोर्स। एंड इसको अर्थ का सरफेस जो है नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है n से। और ये ब्लॉक जो है हम देख रहे हैं, ये ब्लॉक ऊपर भी नहीं जा रहा है और ये अर्थ के सरफेस के नीचे मतलब अंदर भी नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है n इज इक्वल्स टू mg। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम अर्थ की सरफेस पर रखते हैं तो वो अर्थ के अंदर भी नहीं जाता और ये ऐसे ऊपर भी नहीं उड़ता। तो उस केस में हम लेते हैं n इज इक्वल्स टू mg। मतलब ये दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं। ये दोनों फोर्स जब बराबर होता है तो ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर रहेगा। तो तब हम लिखते हैं n इज इक्वल्स टू mg, और ये दोनों फोर्सेस जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। और नेक्स्ट केस, ये फोर्स हो गया F और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं नेट फोर्स। क्योंकि यहाँ पर मास जो है कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अगर इस केस में अगर मास चेंज होता तो हम यूज़ करते हैं ये फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू m dv बाई dt प्लस v इंटू dm बाई dt। अगर उसकी मास चेंज, इस ऑब्जेक्ट का अगर मास चेंज होता तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर मास चेंज नहीं हो रहा तो उस वजह से हम फॉर्मूला यूज करते हैं F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द फोर्स। तो अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एक सरफेस है और इस सरफेस पे हम सेम ब्लॉक रखेंगे। ये है हमारा ब्लॉक और इसका मास है m। तो इस ब्लॉक अगेन नीचे की तरफ कितना फोर्स, मतलब ये कितना फोर्स अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, मतलब mg। मतलब अर्थ इसे खींच रहा है, mg अमाउंट ऑफ फोर्स है, और ये सरफेस जो है नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है कितना n। और इस तरफ हमारा एक फोर्स लग रहा है, हम इस तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं F1 फोर्स, और इस तरफ भी हम एक फोर्स लगा रहे हैं F2।
तो इस केस में हम मान लेते हैं F2 इज़ ग्रेटर देन F1। अगर F2 F1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये फोर्स जो है वो कम है और ये फोर्स जो है ज़्यादा है। कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा तो उस डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा। नेट फोर्सेस बहुत सारे मतलब फोर्सेस बहुत सारे हो सकते हैं, पर एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मास जो है दो डायरेक्शन में नहीं भाग सकता, इधर भी और उधर भी नहीं भाग सकता। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भाग सकता है और एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब एक्सेलरेशन एक ही होगा। नेट मतलब फोर्सेस कितने सारे भी हो, एक से ज़्यादा फोर्सेस भी हम लगा सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में हम लगाएंगे, पर एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे F2 ज़्यादा है और F1 कम है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज़ हैविंग, मतलब जिसका फोर्स ज़्यादा है उस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा। तो इस केस में अगर हमें सॉल्व करना है तो हम पहले बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को हम पॉइंट समझते हैं, मतलब इसको हम एज्यूम करते हैं पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गया हमारा मास, और इस मास पर पहला फोर्स जो लग रहा है mg फोर्स, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। और इस तरफ जो है, इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज़ F1, और इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, F2। और एक्सेलरेशन किसके डायरेक्शन में है, F2 के डायरेक्शन में। तो ये है एक्सेलरेशन। और इस केस में अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, मतलब F नेट इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट देन वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ये दोनों फोर्स देखते हैं, N इज इक्वल्स टू mg, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज नाइदर मूविंग अपवर्ड नॉर मूविंग डाउनवर्ड। ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी मूव नहीं कर रहा है, तो हम समझते हैं N इज इक्वल्स टू mg, मतलब हम लेते हैं N इज इक्वल्स टू mg। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और ये दोनों फोर्सेस जो है इक्वल है, तो दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हो गया हमारे पास F1 एंड F2। हम इस केस में हम कैसे फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, इस केस में हमें कैलकुलेट करने के लिए पहले हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। F2 पॉजिटिव होगा या F1 पॉजिटिव होगा, कौन सा फोर्स पॉजिटिव और कौन सा फोर्स नेगेटिव, इसे हम लेते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा उसे हम लेते हैं पॉजिटिव, और दूसरा जो फोर्स होगा उसे हम लेते हैं नेगेटिव। तो F2 हो गया पॉजिटिव, F1 हो गया नेगेटिव। F2 पॉजिटिव क्यों है, तो हमारे पास आंसर है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन F2 की डायरेक्शन सेम है। किसके डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा उसे हम कहते हैं पॉजिटिव, और दूसरा फोर्स जो है उसे हम लेते हैं नेगेटिव। तो इसको हम लिखते हैं F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू mg इज इक्वल्स टू ma। इस केस से हम इस फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। अगर F1 F2 वैल्यू हमें अगर कुछ वैल्यू देते हैं, अगर F1 होगा 10 न्यूटन, F2 होगा 30 न्यूटन, तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूट करके हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हो गया साइन कन्वेंशन के बारे में। जिसके डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा उस फोर्स को हम लेते हैं पॉजिटिव, और अपोजिट जो होगा उसे हम लेते हैं नेगेटिव। तो ऐसे हम करते हैं फोर्स के कैलकुलेशन। तो ये हो गया न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।